नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आने वाले चुनाव को देखते हुए आरएसएस काफी एक्टिव नजर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लोकसभा चुनाव को लेकर जमीन तलाशने में लग गए हैं। लोगों से मिलकर बैठक कर इलाके का माहौल क्या है, इस पर लोगों से बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं। 22 सितंबर को मोहन भागवत लखनऊ आ रहे हैं और 4 दिन तक यूपी में रुकेंगे और यूपी के अलग अलग जगहों में जाकर लोगों से बातों कर बैठक कर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। लोगों से बैठक करके चुनावी रणनीतियां बनाई जाएंगी। आगे किस प्रकार से लड़ना है, क्या कुछ करना है, तो क्या संघ की रणनीति से विपक्ष को मिलेगी टक्कर, क्या है बीजेपी के एजेंडे में शामिल, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़े सूबे में आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया है। सरसंघ चालक डॉक्टर मनमोहन भागवत के प्रवास से ठीक पहले संघ और बीजेपी ने मैराथन मंथन शुरू कर दिया। घंटों चली समन्वय बैठक में मिशन 2024 को लेकर रोड मैप तैयार किया जा चुका है। इसी रोड मैप के तहत बाकायदा जो रणनीति तय हुई, उसमें दलितों पिछड़ों में पैठ बनाने, वैचारिक संगठनों की सुनवाई, संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल, थाना तहसील स्तर पर प्रभावी सुनवाई के साथ साथ तमाम मुद्दों पर मंथन और चिंतन हुआ। दरअसल हाल ही में सनातन पर हुए हमलों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द पूरा होने और आगामी लोकसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर आरएसएस की पैनी नजर है। इन मुद्दों पर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए संघ और बीजेपी ने ये तैयारी शुरू की है, जिसमें सरकार और संगठन के बीच, अनुषंगिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जा रहा है। मौजूद मुद्दों पर चर्चा और आगे की रणनीति पर साझा कदम ताल के लिए। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 4 दिन प्रवास पर 22 सितंबर की शाम लखनऊ आएंगे। संघ प्रमुख 22 से 25 सितंबर तक अवध प्रांत यानी कि लखनऊ में रहेंगे। संघ ने इसे वार्षिक प्रयास बताया। इस दौरान संघ प्रमुख संगठनात्मक कार्यों के विस्तार और आगामी चुनाव की समीक्षा करेंगे। दरअसल शताब्दी वर्ष की ओर से बढ़ रहे संघ का जोर शाखा और संगठन विस्तार पर है। हर ग्राम पंचायत तक शाखा और संघ कार्य को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि सियासी दृष्टि से भी संचालक का ये प्रवास बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात होगी। साफ है कि बीजेपी के साथ संघ की ताकत और ये ताकत बीजेपी के सत्ता के मार्ग के सशक्त करती है। ऐसे में संघ के साथ तालमेल पर जोर संकेत साफ है कि बीजेपी मिशन 24 की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है और अब तो आरएसएस भी इसमें एंट्री कर चुका है। मोहन भागवत 22 सितंबर को लखनऊ आ रहे हैं। इलाके में कई जगह लोगों से मिलेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी, बैठक होंगी, जनता की नब्ज को टटोला जाएगा, किस प्रकार माहौल चल रहा है और क्या कुछ सुधार करना है जिससे 2024 के किला को बीजेपी फतेह करे। तो लगातार तैयारियों का दौर जारी है, जिसको देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। तो क्या मोहन भागवत 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत दिला पाएंगे, जिसकी वो कामना करती है, तैयारी कर रही है? क्या मोहन भागवत लोगों की नब्ज टटोल कर उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं? क्या मोहन भागवत आगे चलकर वो सारे कदम उठा सकते हैं जिससे आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके नीरा दीक्षित, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। हमारे साथ अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अशोक जी, बीजेपी ने खासकर अगर देखा जाए
संघ ने 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कमर कस दी है, प्रोएक्टिव है और तैयारियां लगातार जारी हैं। मोहन भागवत 22 सितंबर को लखनऊ आ रहे हैं, अवध का दौरा करेंगे, मीटिंग की जाएंगी। डर लग रहा होगा आप लोगों को? ये उनके डर का ही नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के डर का ही नतीजा है कि वो लगातार देश को और उत्तर प्रदेश को खास तौर से दिग्भ्रमित करने काम कर रहे हैं। अभी इनके डर का ही परिणाम है कि जो आज पार्लियामेंट में महिला विधेयक पे बहस हो रही है और जिस विधेयक से आज की डेट में महिलाओं को एक पैसे कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, ये 11 बार पेश हो चुका है और 4 सरकारों के द्वारा 96 से ये विधेयक पहली बार पेश हुआ था और आज 11वीं बार पेश हो रहा है। तो ये इन लोगों के डर का ही नतीजा है कि तमाम बातें एक बार मोहन भागवत जी बिहार चुनाव के पहले बोलते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, फिर अभी जो है 8 सितंबर को मोहन भागवत जी बोलते हैं कि आरक्षण जो है तब तक लागू होना चाहिए जब तक की डिस्क्रिमिनेशन है। 2000 सालों से हम अपने लोगों का शोषण करते आ रहे हैं, उनके साथ इनइक्वलिटी करते आए हैं। तो ये इनके डर का परिचायक है। जगह जगह ये लोग इस तरह का अपना डर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि जनता सुनील जी पूरी तरह से जानती है कि इनका जो देश का प्रेम, जो देश प्रेम दिखाते हैं या जो इस तरह की बातें हैं, सब एक मार्केटिंग का इनका तरीका है। तो इसमें समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को डरने की जरूरत नहीं है। ये जनता से लोग डरे हुए हैं कि जो वादे इन्होंने पूरे मतलब जनता से किए थे, आज तक तो एक भी वादा पूरा नहीं किए। तो इस डर में सोच रहे हैं किसी तरह से आरएसएस अपना आके एजेंडा चलाए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाए, ताकि किसी तरह से मान सम्मान बच जाए। लेकिन इस बार मान सम्मान बचने वाला नहीं है। ये इंडिया गठबंधन की प्रचंड आंधी में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सारे सपने जो बिखर जाएंगे। इसका बिल्कुल पूरी तरह से जनता, क्योंकि आप देखे होंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में 37% वोट शेयर मिला था भारतीय जनता पार्टी को और 67% वोट शेयर उनके खिलाफ था। तो इस 67% वोट शेयर को कंसोलिडेट करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है और भारत के लोकतंत्र की और संविधान की और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने के लिए भी ये इंडिया गठबंधन बना है। तो ये 67% जो वोट एंटी बीजेपी था, इस वोट को इस जनता जो है इसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंडिया गठबंधन के रूप में। और इसका आप देखेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका बुरी तरह से पराजय सुनिश्चित है। जी नीरज जी, आपने सुना अशोक जी को? अशोक जी का कहना साफ तौर पर है कि मोहन भागवत का लखनऊ आना, अवध में आना कोई बड़ी बात नहीं, उनका आना फ्लॉप होगा। जनता उनको नकार चुकी है, उनके आने से कोई असर नहीं पड़ेगा 2024 के चुनाव में। जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी रोष है। देखिए, रोष किसके ऊपर है? जनता ने पिछली 2 बार से इनको दिखाया है कि जनता किससे खुश है और किससे खुश नहीं है। अभी अशोक जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक भी वादे पे उतर नहीं पाई, पूरा नहीं किया। बड़ी हंसी आ रही है कि इसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, क्यों जनता ने उनको दोबारा यूपी के अंदर और दोबारा केंद्र सरकार में चुन करके भेजा? इनको इस पे खुद को हंसी आई होगी कि मैंने यार क्या बोल दिया अंदर से ये चीज। देखिए, माननीय मोहन भागवत जी अब चुनाव आ रहे हैं, हर परिवार के दल अपने अपने परिवार के दलों के साथ बैठ करके अपनी अपनी रणनीतियां बनाएंगे। कम से कम हम दूसरे पार्टियों, इनके जो घमंडिया अलायंस है, कम से कम इनकी तरह हम लोग बैठ करके रोना तो नहीं रो रहे हैं ना कि हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कम से कम वो मोहन भागवत जी चोर उचक्के तो नहीं है ना, ये सारे चोर उचक्के एक स्टेज पे आकर के बैठ के और मोदी विलाप कर रहे हैं, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी। मोहन भागवत जी अपने एक संगठन चला रहे हैं, अपना देश के अंदर एक संगठन चला रहे हैं। हम उनके साथ बैठ करके हमारे वैचारिक उनके साथ जो संबंध है, हर वैचारिक संबंध वाले रखने से हम उनके साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए। लेकिन कम से कम हम ये कह सकते हैं आज आपके चैनल पे कि हम कम से कम चोर उचक्कों के साथ बैठ करके और अपने आगे की चुनाव जीतने की रणनीति तो नहीं बना रहे हैं। और इन्होंने जो वादा पूरा करने की बात की थी, मैं इनसे बात पूछना चाहूंगा, कौन सा ये वादे की बात कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए? बल्कि अब तो जनता यह कह रही है कि जो मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए थे, उससे भी बढ़ चढ़ करके अब मोदी सरकार उन सब चीजों पे उतर रही है। आज जब महिला आरक्षण बिल पे जब चीजें सामने आ रही है, तो अब इन्होंने अपना राग आलाप करना शुरू कर दिया कि हम तो इस दौर में लेकर के आए थे, हम उस दौर में लेकर के आए थे। अरे लेकर के आए थे तो पास क्यों नहीं करवा पाए थे? आप जनता को इसका जवाब दीजिए ना। और जब पास करवा लिया था तो लोकसभा में 2010 में क्यों फंसा था पेज?
अशोक यादव जी इसका जवाब देंगे? अशोक नहीं जी दे पाएंगे, क्योंकि उनको खुद पता है कि हमारे मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने इस महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, तो ये जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अशोक जी देखिए सुनील जी, थोड़ा सा तैयारी के साथ आना चाहिए था इनको। पहली बात कि इन्होंने बड़े वादे बताए कि वादे पूरे हो गए सारे। अभी आपको भी पता है और इनको भी पता है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता है, जो इनके बड़े वादे थे एक भी पूरे नहीं हुए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। काला धन आएगा, सबके खातों में 15 लाख जाएगा। पेट्रोल 35 लीटर बिकेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। भूल गए इनके अशोक जी, इनका जो मैंने मैनिफेस्टो देखा था, इनके मैनिफेस्टो में जो वादे थे मुझे याद है 370 था, वो पूरा हो गया, पूरी दुनिया को पता है। इनका जो वादा था राम मंदिर था, वो पूरा हो गया, ऐतिहासिक है, सभी जानते हैं। इनके वादे और भी बहुत महत्वपूर्ण थे, लंबी फहरिस्त मेरे साथ है। जरा मुझे उन वादों को बताइए अशोक जी जो पूरे नहीं हुए। सुनील जी ये जो वादे मैंने गिनाए हैं आपको, क्या ये देश की जनता से इन वादों का सरोकार नहीं था सुनील जी? ये वादे क्या डस्टबिन के लिए बनाए गए थे? जिन वादों का नाम मैंने लिया है, ये वादे क्या मतलब महंगाई के वादे, बेरोजगारी के वादे और महंगा शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य, ये सारे वादे, किसानों की आय दुगनी, ये क्या वादे डस्टबिन में डालने के लिए बनाए गए थे क्या भारतीय जनता पार्टी के वादे? नीरज जी मुस्कुरा रहे, जल्दी से जवाब, मुझे उपाध्याय जी के पास जाना है, जल्दी से। पार्टी में चोर उचक्कों की बात मुद्दा ही नहीं है। अगर जनता ने इनको 2 बार चुनकर जनता की आगे पूरी की होगी, तभी तो जनता इनको बार बार चुन करके भेज रही है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। हंसी तो इस बात की आ रही है कि बस बार बार एक ही विलास, महंगाई महंगाई। अरे साहब, आपने के लिए आए हंसते रहिए, बताइए कि आपके जब चैनल पे आप हंसने के लिए आए हंसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सरकार के टाइम पे कितने प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन दिया जाता था, वो आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे क्या? देखिए, जब कोई जवाब नहीं रहता तो आदमी हंसता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप हंसते रहिए, हम देखते रहेंगे आपको हंसते हुए। देखा इसी तरह दिग्भ्रमित होता है, आप उसको समझ में लगाता है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। रहिए, हम देख रहे हैं आपको, जब कुछ आता जाता नहीं तो हंसी आती है। अच्छी बात, हमारे प्रधानमंत्री ने काम करके दिया, हम कार्यकर्ता खुश हैं। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, दोनों लोगों के पास आऊंगा। उपाध्याय जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? मिल रही है सुनील जी, मिल रही है। उपाध्याय जी, आप लोगों ने सुन लिया होगा, नीरज जी को भी आपने सुन लिया होगा और आपने सुना होगा अशोक जी को। सवाल मेरा आपसे यही है कि सर 2024 को लेकर अब तो संघ ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और संघ भी अब अवध का दौरा कर रहा है, 22 सितंबर को लखनऊ आ रहे हैं और किस प्रकार की तैयारी है, लोगों से बात की जाएगी, बैठकें की जाएंगी, मंथन होगा 24 के चुनाव को लेकर। तो और विपक्षी पार्टियों के लिए संघ का यूपी में आना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनको भी काफी तैयारी करनी है, उनको भी प्रोएक्टिव होना है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर कब्जा कर चुकी है। दूसरा सवाल मेरा इसमें, अशोक जी ने यह कहा था कि जो महिला बिल है वो छलावा है, उससे कोई उद्धार नहीं होने वाला। देखिए, पहली बात, मोहन भागवत आ रहे हैं तो आरएसएस बिल्कुल ग्राउंड लेवल का संगठन है। उनके अपने कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और वो दुगनी ताकत से काम करेंगे। रहा जो दूसरा प्रश्न था, देखिए घोसी का जो चुनाव है उसे हारने के बाद कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ और ये सभी जानते हैं, हमारे दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 पर काम कर रही है और इतने सारे काम कर दिए, सारी घोषणा पूरी कर दी, फिर कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए और घोसी का उपचुनाव भी हार गए। तो यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर हम ये कह रहे कि सारी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। आकलन करती है किसने क्या किया है और वो अपने पैरामीटर से देखती है और जब उसे लगता है कि हाँ वाकई में अच्छा काम किया है तो उसे अवार्ड देती है, वोट करती है और जिता के सत्ता में बैठाती है। देखिए, हालात ठीक नहीं है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी हैं, खाली कुर्सियों को भाषण सुनाया जा रहा है, उस काम। उपाध्याय जी, आपका स्पीकर
शायद ओपन है, उसको बंद कर दीजिए। लाउड स्पीकर है आपका। मैं बंद करता हूं। तो देखिए, ये कह देने भर से नहीं होता कि हमने कह दिया और सारी समस्याएं खत्म हो गई। समस्याएं जहां की तहां हैं, जस की तस हैं। चाहे वो किसान है, चाहे वो नौजवान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्कूलों के हालात, तो जनता वो सब देख रही है और जब वक्त आएगा तो जवाब देगी। लेकिन सर, मोहन भागवत जी का आना कहीं ना कहीं बीजेपी को रफ्तार तो देगा ना सर? बिल्कुल, मैंने कहा कि भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। लेकिन जो सरकार है, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कैसे दूर किया जाएगा? कार्यकर्ता कैसे फेस करे जाके? किसी गांव में चला जाए और कहे कि भाई नहीं, हम तो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 1000 साल बाद हम भाई चांद और सूरज दोनों जमीन पर ले आएंगे। तो जनता सपनों पर विश्वास नहीं करती, वो चाहती है कि हुआ क्या है, वो बता दो कि भाई ये हो रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। जब पेट भरा होता है तो भगवान राम भी अच्छे लगते हैं, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे भी अच्छे लगते हैं। भूखा पेट जब होता है तो न तो भजन होता है, तुलसीदास जी ने कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। कब तक देंगे आप करोड़ों लोगों को राशन? भाई ये जो आप पैरालिसिस कहते हैं ना, वो डायलिसिस पर रख देते हैं, तो परजीवी बनाए दे रहे हैं आप। जिस दिन आपकी मर्जी होगी आप खींच लेंगे, हाथ खींच लेंगे और जनता फिर भूखी मरेगी। तो उसको रोजगार देना है, रोजगार होगा तो वो उसके जेब में पैसा आएगा, वो राशन भी खरीद लेगा, बच्चे भी पढ़ा लेगा, इलाज भी करा देगा। ठीक है सर जी। नीरज जी, सुना आपने कि जो आप बातें बोल रहे हैं वो तो ठीक है, और जो आपकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उससे कैसे लड़ेंगे, और ग्राउंड पर जनता को वो बात नहीं मिलती जिसका वो इंतजार करते हैं। आपने और हमने सबने देखा है कि किस प्रकार से मोदी जी की योजनाएं गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच रही हैं। जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। INDI अलायंस के जो गठबंधन की सरकारें हैं, इनके नेता ने खुद बोला था कि तो हम 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। परंतु आज वो 85 पैसे डायरेक्ट किसान को मिल रहे हैं, वो बहन बेटियों को मिल रहे हैं। तभी जनता बार बार इनको चुन करके भेज रही है। और अगर ये चीज ग्राउंड पे नहीं मिल रही होती तो अभी अशोक जी बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया है। अरे ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं भी मोदी जी का सिपाही हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, मोदी जी ने काम नहीं किया, उनकी स्कीमें नहीं मिल रही है, तो आप क्यों डर के मारे गठबंधन कर रहे हैं? आइए ना, अकेले चुनाव लड़िए, मैदान पे आइए, आप अपने क्षेत्र से लड़िए, हर पार्टी को अपने अपने क्षेत्र से लड़ने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार तो हार रही है ना, तो फिर ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं? जल्दी से अशोक जी, जल्दी से 10 सेकंड बात अपनी कीजिए। देखिए सुनील जी, ये ऐसा गठबंधन है, पहले लोग कहते थे कि शेर अकेला आता है, मोदी जी को शेर बताते थे। अब 38 दलों के साथ आ रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि आप लोग अकेले आइए। तो इन लोगों की बातें बड़ी अजीबोगरीब बातें होती हैं, तो इन लोगों बातों का बहुत ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभी सर ने कहा, पत्रकार सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है और सबके लिए कही है, सारे राजनीतिक दलों के लिए इन्होंने कहा है कि धोखे भजन न हो गोपाला, बिल्कुल सही कहा है। जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जब तक वो नहीं सॉल्व होगी तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। नीरज जी आपका, अशोक जी आपका और उपाध्याय सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। अब देखना होगा कि मोहन भागवत के यूपी में आने से क्या बीजेपी को फायदा होता है, 24 के चुनाव में क्या आगे रफ्तार मिलती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।